नमस्कार साथियों, एमए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर ये हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है। एक प्रैक्टिस सेट हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, तो उसको आप जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर हमने वीडियो और पीडीएफ दोनों अपलोड किया हुआ है। वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ जियो मॉर्फोलॉजी को लेकर प्रैक्टिस सेट 2 हम अपलोड करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, अब सीधे हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। पहले भी हम 50 क्वेश्चन करवा चुके हैं। ये 50 प्रश्नों की हमारी दूसरी सीरीज़ है, प्रैक्टिस सेट 2 है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अंडे की टोकरी की स्थलाकृति निम्नलिखित में से किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन ज़्यादातर एंट्रेंस एग्जाम में, नेट में, यूजीसी, पीजीटी या फिर टीजीटी में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं कि आपको थोड़ी भी आइडिया नहीं लगेगी कि ये कौन से भाग से संबंधित है। तो यहाँ पर जो अंडे की टोकरी का मैटर है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है ड्रमलिन, सेकंड है एस्कर, थर्ड है जलग गर्तिका और फोर्थ है विस्थापित गोलाश्म। गोलाश्म को बोल्डर भी कहते हैं। यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, दैट इज ड्रमलिन। ड्रमलिन के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं। ड्रमलिन का निर्माण हिमानी द्वारा होता है। जो हिमानी द्वारा निक्षेप बहा कर ले आए जाते हैं, इसको आप कहते हैं बोल्डर क्ले। इसको बोल्डर क्ले भी कहते हैं, जिसको गोलाश्म मृत्तिका भी कहते हैं हिंदी में। ये आप देख रहे हैं, ये ड्रमलिन का आकार है। इस तरह से ड्रमलिन पाए जाते हैं। इस तरह यहाँ स्लोप बनाया जाता है और स्लोप के जो ऊपरी भाग होता है इसको स्टॉस कहते हैं। इसको लिख देते हैं स्टॉस। ये एक अलग इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह सही पूछा जा सकता है स्टॉस किससे संबंधित है या स्टॉस किसे कहते हैं। और ये हिमोटीला होता है। सबसे बड़ी खासियत इसकी ड्रमलिन की यह है कि ये कई ग्रुप्स में पाए जाते हैं। लगभग 100 जो इस तरह की आकृति बनी हुई है, इसी तरह आप देखेंगे कि 100 ऐसे बने रहते हैं ऐसे। तो 100 की आकृति 100 या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसीलिए इसे अंडे की टोकरी कहा जाता है। और अंडे का नाम क्यों आया, क्योंकि अगर आप इस तरह से आपके पास अंडा होता है, जो ये अंडा है, अगर आप इसको काट देंगे बीच से, तो अगर उल्टा रख देंगे या फिर इसी तरह से रख देंगे तो ये वाला शेप इसके सामने आ जाएगा। तो इसलिए इसको अंडे की टोकरी भी कहा जाता है। तो ये स्थलाकृति आप उम्मीद करते हैं आपको कंफर्म हो गई होगी। करेक्ट आंसर ए है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है टीजीटी, पीजीटी, नेट में, और यहाँ तक कि एयू एंट्रेंस एग्जाम, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बीएचयू, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, जेएनयू तक के एंट्रेंस एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी प्रेस करके रखें। जैसे हम इसके और भी प्रैक्टिस सेट अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन जल्दी पहुँचता रहे। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है पंचशील घाटी के बारे में। पंचशील घाटी कहाँ अवस्थित है। आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अफगानिस्तान। ये एक्चुअली में करंट का क्वेश्चन है, क्योंकि अफगानिस्तान में फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा उथल पुथल चल रही है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है करंट से रिलेट करके। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र कौन सा है। ऑप्शन है आपके पास कुडप्पा, विंध्य, धारवाड़ और गोंडवाना। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो प्री कैम्ब्रियन युग था उसमें जो चट्टानों के निर्माण का क्रम था वो था आर्कियन, फिर धारवाड़, फिर कुडप्पा और फिर विंध्यन। तो ये तीन तो प्री कैम्ब्रियन से रिलेटेड हो गए और गोंडवाना जो है वो पेलियोजोइक से रिलेटेड हो गया। लेकिन यहाँ पर जो धारवाड़ तंत्र है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं। भारत में जो खनिज पाए जाते हैं उसमें धारवाड़ क्रम की चट्टानों का बहुत ज़्यादा महत्व है। यहाँ हमने एक इंडेक्स बनाया हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं कौन कौन सी चट्टानें महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो लिखा हुआ है आयरन ओर, मतलब इसको लौह अयस्क, मैंगनीज, सोना, चांदी, डोलोमाइट, माइका और तांबा, कॉपर को तांबा भी कहते हैं। तो इस तरह की जो खनिज हैं वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत अधिक मात्रा में भी पाए जाते हैं। तो और कभी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ये वाला लगाना है जिससे कि आपका आंसर करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट वर्ग संबंधित नहीं है। कहने का मतलब है कि कई सारे जो वर्ग लिखे हुए वो आपस में संबंधित हैं, उसमें से आपको एक को ढूंढना है जो उससे संबंधित ना हो। तो आपका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहले ऑप्शन पढ़ लीजिए। जलोढ़ पंख, प्राकृतिक तटबंध, बाढ़ निर्मित मैदान, यहाँ पर बाढ़ है, और नदी विसर्प। तो ये तीन देख रहे हैं कि आप एक तरह के दिख रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा अलग है, नदी विसर्प। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अपर्दनात्मक आकृति नहीं है। यहाँ पर पूछ रहा है कि जो अपर्दन द्वारा बनी हुई आकृति नहीं है। तो ऑप्शन आपके पास प्राकृतिक तटबंध, प्रपात कुंड, गिरिश्रृंग, अरैत। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो प्राकृतिक तटबंध हो जाएगा, क्योंकि जो प्राकृतिक ये बनते हैं तटबंध, ये अपर्दन से नहीं बनते हैं बल्कि निक्षेप ले आकर जमा किए जाते हैं, तो उससे इनका निर्माण होता है। तो तीन तो हैं कि अपर्दन से मतलब कि डिस्ट्रक्टिव टाइप की हैं, डिस्टॉर्शन होता है, और एक जो है कंस्ट्रक्टिव है। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भृगु का निर्माण कैसे होता है। भृगु का निर्माण फ्रेंड्स नदी के विसर्पाकार मोड़ के उत्तर ढाल पर होता है। अब आपको उत्तल और अवतल पर ठीक से पहचान करनी होगी। उत्तल लेंस अवतल लेंस क्या होता है आप अच्छी तरह से जानते होंगे। यहाँ पर हम आपको एक आकृति बना देते हैं जिससे आप उत्तल और अवतल को समझ जाएंगे। ये जो एरिया है उसको अवतल कहा जाता है, और अगर आपके पास इस तरह की आकृति बन रही है, ये वाली आकृति, तो अंदर की जब जो झुकाव रहता है तो उसको अवतल कहते हैं, इसको उत्तल कहते हैं। तो कन्फर्म आपको समझ में आ गया होगा।
फ्रेंड्स जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हम उसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। अनावश्यक हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे जिससे कि आपके मन में कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाए या फिर दिमाग में कचरा जमा हो जाए। जिस क्वेश्चन की जितनी अहमियत है, जितने उसकी इंपॉर्टेंस है, हम उसी के तहत उसको एक्सप्लेन करेंगे, पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं करेंगे। हाँ, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, उस पर आपको नोट्स भी देंगे और शॉर्ट नोट्स देंगे, सब कुछ देंगे, फिगर के माध्यम से भी समझाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 7th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ये प्राकृतिक तटबंध बनते हैं। देखिए अब यहाँ पर नदी बाढ़ द्वारा मलबों से जमा करती है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी पहले भी आपको बता दिए, 3 ऑप्शन आप पढ़ के देख लीजिएगा। 8th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको 4 आकृतियाँ दी हुई हैं। आकृति है यार डांग, एस्चुरी, लटकती घाटी और नुनाटक। कौन सा सुमेलित नहीं पूछा गया है। अब देखिए बहुत बार क्या है कि सब आप पढ़ के जाते हैं कौन सा सुमेलित है, कौन सा सुमेलित है, कौन सा सही है। अब जो एग्ज़ाम में पेपर सेटर होते हैं उन्होंने थोड़ा सा ट्रिक लगाया है कि बच्चे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं या फिर एक ही फॉर्मेट में चल रहे हैं, तो नहीं वाले टॉपिक को वो लोग आजकल ज़्यादा डाल रहे हैं। हर एग्जाम में अगर 100 क्वेश्चन होते हैं जिसमें 3-4 क्वेश्चन ऐसे डाले जाते हैं जहाँ नहीं शब्द को ऐड किया जाता है। तो यहाँ यारडांग वायु सही है, एस्चुरी नदी सही है, और एस्चुरी आप जानते होंगे जो नदी घाटियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं, सीधे जाके गिरती हैं समुद्र में, तो उसको एस्चुरी कहते हैं। लटकती घाटी हिमानी के द्वारा, नुनाटक घाटी भूमिगत जल, जबकि ये भूमिगत जल द्वारा नहीं है, ये आपका करेक्ट आंसर नहीं है। नुनाटक जो बनती है वो हिमानी द्वारा बनती है, मतलब हिमानीकृत आकृति है, तो आपका जो सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखिए आपको अंधी घाटियों की विशेषताएं बताना है कि दरअसल अंधी घाटियाँ है क्या। यहाँ पर देखिए मरुस्थलीय स्थलाकृति, नदीकृत स्थलाकृति, हिमानीकृत स्थलाकृति और काष्ठ स्थलाकृति। दरअसल फ्रेंड्स जो काष्ठ स्थलाकृति होती हैं इसमें क्या होता है कि जो नदियाँ हैं वो नदियाँ घोल के रूप में या फिर उनमें ऐसी दरार पाई जाती है कि दरार के माध्यम से जल बहने लगता है नीचे से, तो वो जाकर समुद्र में मिल जाता है। एक तरह से वहाँ पे घाटियाँ अदृश्य हो जाती हैं, जो जल होता है वो अदृश्य हो जाता है, तो इसलिए आगे कुछ नहीं रहता, तो उसको अंधी घाटियाँ कह दिया जाता है। ये तो एक फैक्ट हो गया कि जैसे घुलनशील चूना प्रधान शैल होती हैं, इसमें लगभग सभी आकार के छिद्र पाए जाते हैं, ये भी एक फैक्ट है। और फ्रेंड्स जो कार्स्ट प्रदेश होते हैं इनका नामकरण यूगोस्लाविया का एक कार्स्ट प्रदेश है जो कि एड्रियाटिक सी के उसके बैंक पर है। अब अगर ये मैप वाली क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो हमारी मैपिंग वाली सीरीज प्लेलिस्ट देखिए, वहाँ पर हमने मैपिंग को बहुत डिटेल में समझाया हुआ है, तो आपके सारे कन्फ्यूजन वहाँ से ख़त्म हो सकते हैं। भारत में काष्ठ प्रदेश कहाँ पाए जाते हैं, तो भारत में फ्रेंड्स पंचमढ़ी, जम्मू कश्मीर, देहरादून, पूर्वी हिमालय, बस्तर जिला जो छत्तीसगढ़ में है, बिहार में रोहतास का पठार है, तो इसके आसपास के क्षेत्र इस श्रेणी में पाए जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं काष्ठ प्रदेश आप समझ गए होंगे। आपका करेक्ट आंसर यहाँ काष्ठ प्रदेश हो जाएगा। दरअसल काष्ठ प्रदेश से बहुत क्वेश्चन अभी हम नीचे भी देखेंगे, बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में काष्ठ प्रदेश से ज़्यादा बनते भी हैं, तो आप समझ चुके होंगे काष्ठ प्रदेश क्या है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि स्टेलेक्टाइट एक स्थलाकृति है, वो किस तरह की स्थलाकृति है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए हिमानी भूदृश्य की, नदी द्वारा, काष्ठ प्रदेश द्वारा और वायु द्वारा, वायु भूदृश्य की। तो यहाँ पर जो आपका स्टेलेक्टाइट हो जाएगा वो भी काष्ठ प्रदेश का ही होगा, क्योंकि जो काष्ठ प्रदेश में होता है वहाँ पे घोल रंध्र द्वारा जो लिक्विड होता है वो नीचे चला जाता है, और स्टेलेक्टाइट में, स्टेलेक्माइट में ये सब होता है। जो स्टेलेक्टाइट होती है उसकी आकृति ये होती है, जैसे मान लीजिए कि आपका ये भूपटल है, इस तरह से भूपटल है, यहाँ से रंध्र द्वारा पानी आ रहा है या फिर घोल आ रहा है, जो लवड़ आ रहा है, जो भी आ रहा है, वहाँ पर एक उल्टी लटकती हुई आकृति बनाएगा, तो उसको स्टेलेक्टाइट कहते हैं। अगर यही आकृति इस तरह से बनती है तब उसको स्टेलेग्माइट कहते हैं। तो ये आपको बहुत ही कन्फ्यूजन ख़त्म करके रखना है कि ऊपर स्टेलेक्टाइट, नीचे स्टेलेग्माइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये काष्ठ घाटी से रिलेटेड प्रश्नों को आपको बहुत ही केयरफुली पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में काष्ठ घाटी, ड्रमलिन, एरीट या एस्कर, इन्हीं सबसे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। ज़्यादा इसमें स्कोप नहीं है, जैसे नुनाटक भी एक शब्द है, तो कुछ खास हैं जिसको आपको 2, 4, 6 याद करना है, उतने में ही आपके क्वेश्चन फंस जाएंगे। बहुत ज़्यादा आपको हिमानी द्वारा 20वां आकृति, वायु द्वारा 20वां आकृति, भूमिगत जल द्वारा 20वां आकृति, तो रेगिस्तान में 20वां आकृति, तो इनको आपको पढ़ के ज़्यादा नहीं जाना है, सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट हैं उन्हीं को आपको 4, 5, 6 डिनोट करना है, नोट करना है। हमारे इस वीडियो में आपको मिल जाएंगी वो सारी टर्मिनोलॉजी, तो आप उसको नोट कर लीजिएगा, उतना ही पढ़ के जाएंगे। सारे एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे स्थलाकृति से रिलेटेड आपसे बन जाएंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। अब हम 11वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। 11वें नंबर का क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सी स्थलाकृति काष्ठ स्थलाकृति संबंधित है। अब देखिए कितनी बार इसको पूछा जाता है काष्ठ वाला, तो यहाँ पर अंधी घाटी, अभी वही क्वेश्चन रिटर्न हो गया है, तो अंधी घाटी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा निक्षेपात्मक शिल नहीं है। निक्षेप मतलब जो जमा किए जाते हैं, और यहाँ देखिए ये सब कंदरा वंदरा ये सब है, यहाँ पर आपको जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो काष्ठ हो जाएगा, क्योंकि काष्ठ घोल द्वारा नीचे आता है, मतलब रंध्रों से नीचे, एक तरह दरारों के माध्यम से नीचे आता है।
13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति की रचना पवन क्रिया द्वारा नहीं होती है, मतलब वायु द्वारा बहा कर लाए गए या फिर वायु द्वारा, अपरदन द्वारा, इन सब के द्वारा नहीं होती है। तो आपका जो लैपीज है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये वायु द्वारा नहीं बल्कि ये भूमिगत जल द्वारा निर्मित आकृति है। बाकी ये तीन जो है इंसेलबर्ग, यारडांग, ये सब वायु द्वारा निर्मित आकृतियाँ होती हैं। इंसेलबर्ग के बारे में अभी आगे डिटेल में समझेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ भी बता देते हैं इंसेलबर्ग के बारे में क्या है। इंसेलबर्ग दरअसल कुछ चट्टानी जो संरचना होती है वो ऊपर उठ जाती है, तो जब हवा बहती है उस पर तो चट्टानी संरचना में कुछ मुलायम संरचना भी होती है, तो मुलायम संरचना हवा द्वारा हटा दी जाती है, काट दी जाती है, तो केवल जो कुछ कठोर चट्टानें बचती हैं, खड़ी रह जाती हैं, उन्हीं को इंसेलबर्ग कहा जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, वायु द्वारा निर्मित अपरदनात्मक भूरूप क्या है। यहाँ पर मरुभूमि, पवन सेतु, पेडिमेंट, ये सब तो आपके पास आंसर है। तो ये आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो तो हो जाएगा पवन सेतु। ये अपरदन द्वारा मैटर है, वायु द्वारा निर्मित अपरदन का भू रूप पूछ रहा है। यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी यूज हुई है प्लाया, जिसको हम डिटेल में समझने वाले हैं कि प्लाया क्या है। प्लाया फ्रंट से दो तरह की प्लाया होती है, एक तो पहाड़ों में होती है, जैसे मान लीजिए कि ये आपके पहाड़ हैं इस तरह से, तो पहाड़ों के बीच में जो जगह बन जाती है, जैसे खाली जगह बन जाती है, तो वहाँ नदियों द्वारा अवसाद लाया गया या फिर कुछ ऐसे अवसाद ला के जमा कर दिया गया, फिर उसके ऊपर किसी तरह से पानी भर जाता है, तो वहाँ पर एक झील बन जाती है, तो उसे भी प्लाया कहते हैं। और खारे जल की जो प्लाया होती है उसको सैलिनास कहते हैं। यह लोकेशन है, इसको आप याद करके रखिएगा। सेम सिचुएशन होती है रेगिस्तान में। रेगिस्तान में क्या होता है कि बालू पाई जाती है, बहुत ज़्यादा बालू होती है, लेकिन बालू के नीचे भी कठोर चट्टानें होती हैं। जब बालू के नीचे जाएंगे आप कठोर चट्टानों को देखेंगे, तो वहाँ पर जब बालू उड़ा दी जाती है, हवा के द्वारा उड़ा दी जा रही है, तो जब बचेगी नीचे चट्टान पहुँचेगी तो वो एक जगह बन जाएगी जिसमें कि पानी जाके भर जाएगा, तो उसको भी प्लाया कहते हैं। और हमारे इसमें एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल जो है वो डिडवाना लेक है। बहुत बार डिडवाना लेक के बारे में प्रश्न पूछा जाता है कि प्लाया का उदाहरण क्या है या फिर डिडवाना किस तरह की लेक है, तो ऐसे प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम इंपॉर्टेंट लिख देते हैं। इसको आप जरूर याद करके जाइएगा, आपको कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसे रिलेटेड मिल जाएगा, चाहे जिस तरह से घूम घुमा के पूछा जाए। तो जो डिडवाना लेक है वो एक तरह से प्लाया का एग्जाम्पल है। अब देखिए इसमें क्या होता है, जो प्लाया होती हैं रेगिस्तान में होती हैं, वहाँ पानी की मात्रा बहुत कम होती है, पानी बहुत कम बरसता है या फिर कभी कभार इकट्ठा हो जाता है। अदरवाइज वहाँ धूप बहुत ज़्यादा रहती है। धूप बहुत ज़्यादा रहने से क्या होता है कि वाष्पीकरण की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जब वाष्पीकरण की मात्रा फ्रेंड्स यहाँ से बढ़ गई तो फिर वहाँ केवल क्या बचेगा, जो पानी में लवड़ रहेगा, पानी तो उड़ जाएगा, लेकिन उसमें जो लवड़ बचे रहेंगे वो रह जाएंगे ज़मीन पर। इसी तरह की भूमि को यहाँ पर आप देखेंगे कल्लर भूमि कहा जाता है। कई बार ये भी पूछा जाता है कल्लर भूमि किससे संबंधित है, कल्लर भूमि क्या है। तो अब आपको ये आंसर मिल गया होगा भी कल्लर भूमि किससे संबंधित है, कहाँ पाई जाती है, इसकी डिफिनीशन क्या है, सारा कुछ आप समझ चुके होंगे डिटेल में। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है कि रेगिस्तानी क्षेत्र में कठोर चट्टान के सामान्य सतह से ऊंचे टीले हुए क्या कहलाते हैं। तो ये सब आपके पास जूजियन, यारडंग ये सब है। तो यहाँ पर आपको ये इंसेलबर्ग अभी हमने आपको बताया, तो इंसेलबर्ग पीछे समझा दिए हैं, तो अब उसको भी ध्यान समझ लीजिएगा। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इंसेलबर्ग। इंसेलबर्ग फ्रेंड्स क्या है, जर्मन भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है द्वीपीय पर्वत। तो उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर, वायु द्वारा निर्मित निक्षेपणात्मक भू स्वरूप को अभिज्ञापित कीजिए। ऐसे ही टर्मिनोलॉजी यूज की जाएंगी आपके एग्जाम में, इसलिए हमने इसको डायरेक्ट ऐसे ही रखा है। इंग्लिश में एक्सप्लेन करेंगे, आप इंग्लिश वाली याद करके जाएंगे, वो ईजी पड़ेगी, और एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, इसलिए हमने इसको यहाँ पर यही रखा है सेम। तो यहाँ पर वायु द्वारा निर्मित जो है वो स्टोन लैटिस है। तो करेक्ट आंसर आपको क्या हो जाएगा, स्टोन लैटिस। प्लाया आपको बता दिए, अभी आगे चल के जूजन ही बता देंगे, इंसेलबर्ग आपको पहले ही बता चुके हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, रुंडित पर्वत स्कंध क्या है। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमनदी प्रक्रिया। 18 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हम उसको आंसर को एक्सप्लेन करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जाते हैं, जिनको घूम घुमा के पूछा जा सकता है, उनको हम एक्सप्लेन करेंगे, फिगर के माध्यम से भी एक्सप्लेन करेंगे। ऐसे जो छोटे छोटे प्रश्न हैं टर्मिनोलॉजी वाले हैं, उनको हम एक एक लाइन में समझेंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और आप बोर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, स्पीड किस कारण विकसित होती है। खाड़ियों के साथ साथ जलधाराओं की वृत्ताकार गति, तट के सहारे वेलांचली वाह, या फिर सूक्ष्म कड़ी भूल का बड़े पैमाने पर निक्षेप, तट के सहारे जलधाराओं की तिरछी गति। करेक्ट आंसर होगा तट के सहारे वेलांचली वाह की रचना। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा हिमानीकृत भूरूप नहीं है। तो यहाँ पर भेड़ पीठ शैल है, सीप रॉक, हिम विदर भी है, गिरिश्रिंग भी है। गोलाश्मी मृत्तिका जो है वो ऊपर से निक्षेप बहा के लाई जाती है, तो ये अलग अलग जगहों पे भी पाई जाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गोलाश्मी मृत्तिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नुनाटक का संबंध अपरदन चक्र किस अवस्था से है। तो प्रौढ़ावस्था से है। नुनाटक के बारे में ऊपर बता चुके हैं आपको, वहाँ से जाके समझ लीजिए। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्राप्ति अवस्था के आधार पर निम्नलिखित से कौन सी अस्त्राकृति अन्य से भिन्न है। डाइक, फैकोलिथ, सिल, ये सब फ्रेंड्स ये अभ्यंतरिक ज्वालामुखी द्वारा बनाए गए। जैसे ज्वालामुखी क्या होती है, ज्वालामुखी जैसे ज़मीन से फूटती है,
धरती के अंदर से ज्वालामुखी का विस्फोट होता है। तो कई बार ज्वालामुखी में जब अम्लीयता कम होती है तो ज्वालामुखी धरती पे आने से पहले ही जम जाते हैं। तो जब धरती से ऊपर आते हैं ठंडे होते चले जाते हैं, तो जब धरती से आने से पहले ही जम जाएंगे तब इस तरह डाइक्सियल और फैकोलिथिक संरचना बनेगी। लेकिन जो परिपोषित शंकु हैं, ये जब ज्वालामुखी बाहर आके फूटते हैं तो इसमें कई जगह की ऊपर नहीं फूट पाते, तो ज़्यादा दबाव बनता है, तो उसी ज्वालामुखी में ज्वालामुखी जो शंकु होते हैं उन्हीं से कई धाराओं में ये बाहर निकलने लगते हैं, तो उन्हीं को पैरासाइट कोन कहते हैं, परिपोषित शंकु कहते हैं। तो इस तरह से ये बाहर बनते हैं और ये तीनों संरचनाएं अंदर बनती हैं। आपको कन्फर्म हो गया, करेक्ट आंसर होगा डी। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मोहरोविक असंतता किससे अलग करती है, ऊपरी मेंटल को निचली परपटी से, ऊपरी मेंटल को निचली परपटी से, या फिर मेंटल, ये सब आप देख लीजिए। क्रोड था मेंटल को। यहाँ पर ये क्वेश्चन हम आपको डिटेल में समझाने वाले हैं कि क्रोड, मेंटल और क्रस्ट का मैटर क्या है। यहाँ पर फ्रेंड्स हर एग्ज़ाम में, चाहे टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, कहीं का भी एग्ज़ाम हो, इससे एक क्वेश्चन आना ही आना है फ्रेंड्स। ये आप नोट करके चलिए और इसको आप एकदम फिंगर टिप्स पर रखिए, पूरी तरह से इसको याद करके चलिए, अदरवाइज क्वेश्चन गलत होगा। बहुत ही कन्फ्यूजिंग सवाल है। यहाँ हमने एक आपको फिगर दिया है, इस फिगर के माध्यम से आप इसको याद रख सकते हैं हमेशा के लिए। तो यहाँ देखते हैं फ्रेंड्स, हिंदी में यहाँ थोड़ा इसको ऊपर ले चलते हैं। यहाँ हमने हिंदी में भी इन चीज़ों को लिख दिया हुआ है, तो आप इसको हिंदी में समझ सकते हैं। कॉनराड, मोहो, रेप्टी, गुटेनबर्ग या फिर लेहमन, इसको आप हिंदी में समझ सकते हैं। ये नीचे लिखा हुआ है हिंदी में। फर्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, ये क्रस्ट है जिसको भूपर्पटी कहते हैं, मेंटल है, कोर है, कोर जिसको क्रोड भी कहते हैं। अब क्रोड को कहा जाता है कि ये जमी अवस्था में है। भूपर्पटी आप जानते हैं कि ठोस अवस्था में है, मेंटल भी लगभग ठोस अवस्था में है। हालांकि दुर्बल मंडल और स्थल मंडल का ऐसा कहा जाता है कि एक दूसरे के ऊपर तैर रही हैं, लेकिन वो अलग बात है। यहाँ देखेंगे फ्रेंड्स, जो क्रस्ट होता है, ये क्रस्ट जो बीच में लाइन दिख रही है आपको, इसका मतलब है कि ये ऊपरी क्रस्ट है और ये निचला क्रस्ट है। ये बीच में लाइन दिख रही है, ये टोटल मेंटल है, तो ये बीच वाली लाइन, इसके ऊपर ऊपरी मेंटल, इसके ऊपर निचली मेंटल। कोर, ये मेन कोर लाइन है, तो इसके ऊपर ऊपरी कोर, इसके नीचे निचली कोर। तो यहाँ पर देखिए जो क्रस्ट है, भूपर्पटी को जो ऊपरी भूपर्पटी को निचली भूपर्पटी से अलग करती है तो उसको कॉनराड कहते हैं। क्रस्ट को जो मेंटल से अलग कर रही है उसको मोहो कहते हैं। मेंटल को ही, ऊपरी मेंटल निचली मेंटल को जो अलग कर रही है उसको रेप्टी कहते हैं। और कोर को जो मेंटल और कोर से अलग कर रही है लाइन, उसको गुटेनबर्ग कहते हैं। और जो कोर को आंतरिक कोर और बाहरी कोर में अलग कर रही है उसको लेहमन कहते हैं। ज़्यादातर फ्रेंड्स मोहो के बारे में प्रश्न पूछा जाता है और लेहमन के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, लेमैन के बारे में। आपको इन दो को एकदम कन्फर्म याद करके रखना है। कुछ आइडियाज़ लगा कर आप इसको याद कर सकते हैं, बहुत ईजी है, लेकिन एग्जाम में प्रश्न आएगा ही फ्रेंड्स, इतना आप कन्फर्म मान के चलिए कि इसमें एग्जाम में प्रश्न आना ही है। अब हम ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन, वर्तमान भूत की कुंजी क्या है? वर्तमान भूत की कुंजी है या इसका किसका स्टेटमेंट है? तो करेक्ट आंसर होगा जेम्स हटन का। छोटे छोटे क्वेश्चन को जल्दी जल्दी देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अध्यारोपित नदी के विषय में सही है? यह संरचना के आर पार प्रवाहित होती है। अध्यारोपित का मतलब होता है कि एक के ऊपर एक, तो वो हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्लेट के मध्य, निम्नलिखित में किस प्लेट की गत के मध्य महासागरी कटक के निर्माण हेतु उत्तरदायी है? तो ये देखिए महासागरी कटक के निर्माण, जो निर्माण का मैटर आता है यहाँ पर देखिए आपके पास दो है, अभिसारी है और अपसारी है। जब इस तरह से प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तब उसको अपसारी कहते हैं, लेकिन जब प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं, एक दूसरे के पास आती हैं, तब उसको अभिसारी कहते हैं। तो अपसारी प्लेट में क्या होता है कि जैसे ही प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी तो उसमें ज्वालामुखी का विस्फोट होगा, या फिर कह सकते हैं कि पानी अंदर जाएगा, फिर पानी नीचे जाके टेम्परेचर ज़्यादा रहता है तो वहाँ पे वाष्प बन के बाहर आता है और इस तरह ज्वालामुखी विस्फोट होता है। तो उसके सारे कुछ पदार्थ भी बाहर निकलते हैं, कण भी बाहर निकलते हैं, जिससे कि चलकर नई संरचना का विकास होता है ज्वालामुखी के द्वारा। उसी को ज्वालामुखी कटक भी कहते हैं या महासागरी कटक भी कहते हैं। तो इस तरह से ये निर्माणकारी प्रक्रिया है। थोड़ा अजीब लगता है सुनने में, लेकिन निर्माणकारी है, इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, अपसारी गति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाताली चट्टान की रचना क्या होती है? करेक्ट आंसर होगा भूतल की अतल गहराई में शीतलन एवं संपीड़न से। इन सब चीज़ों को जानने के लिए, आप डिटेल में जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, या फिर लिंक नीचे दी हुई है उसको भी आप टच करके हम पीडीएफ देंगे, वहाँ पर लिंक रहेगी यूट्यूब चैनल की, वहाँ जाकर डिटेल में वीडियोस देख सकते हैं, सारी चीज़ समझ में आ जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, आप चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे, एग्जाम बहुत पास है, अगर वीडियो अपलोड करेंगे आप बेल आइकन को प्रेस करके नहीं रखेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा और आप चूक जाएंगे। हम बहुत जल्दी प्रैक्टिस सेट अपलोड करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस सेट अपलोड करेंगे, हर टॉपिक से रिलेटेड अपलोड करेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा यहाँ पर। 28 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, नाथुला दर्रा किससे संबंधित है? तो ये सिक्किम राज्य से संबंधित है, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत की सबसे बड़ी झील खाड़ी कौन सी है? बे ऑफ बंगाल, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? टर्शियरी काल में हुई थी, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है।
सुएज के अनुसार भूपटल की ऊपरी परत क्या कहलाती है? तो सियाल कहलाती है। और सियाल का जो फुल नेम है ये देखिए सिंपल है, सियाल। सिलिकॉन और एल्युमिनियम से बनी परत को सियाल कहा जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी नदी घाटी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? तो ये है आपकी नर्मदा घाटी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। भ्रंश घाटी का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स कि ये दो पर्वत होते हैं, दो पर्वत के बीच में अगर कोई घाटी नीचे दब जाती है, कोई इधर भी दब गई या फिर इधर भी दब गई, तो उसको भ्रंश घाटी कहा जाता है। कि जो पर्वत अपनी जगह पे है लेकिन कोई ज़मीन जब धंस जाती है, जैसे रोड भी धंस जाती है, कहीं कहीं सड़क धंस जाती है, घर धंस जाते हैं, तो बिल्डिंग धंस जाती है, तो उस तरह से घाटी का निर्माण होता है। तो नर्मदा घाटी में क्या है कि विंध्य और सतपुड़ा के बीच से नदी ये प्रवाहित होती है, नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी के बारे में एक फैक्ट ये भी है कि भारत की सर्वाधिक जो दक्षिण भारत की नदियाँ हैं वो पश्चिम से पूरब की तरफ प्रवाहित होती हैं, लेकिन जो नर्मदा है, नर्मदा और ताप्ती दो नदियां हैं, ये इस तरह से प्रवाहित होती हैं फ्रेंड। यहाँ आप देखेंगे ये नदियाँ पूरब से पश्चिम प्रवाहित होती हैं, इधर आपका ईस्ट है और इधर वेस्ट है। तो ये एग्जाम्पल हमेशा पूछा जाता है कि भारत की कौन सी नदियाँ हैं जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, या फिर भारत की कौन सी, दक्षिण भारत की कौन सी नदियाँ हैं जो अरब सागर में आके गिरती हैं, क्योंकि जो ढाल है पश्चिमी भारत दक्षिणी भारत का वो बंगाल की खाड़ी की तरफ है। तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत अजीब है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नर्मदा नदी से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। 2-3 तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक तो भ्रंश घाटी या फिर किन किन पर्वतों के बीच से बहती है, या फिर पूर्व से पश्चिम की ओर कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं नर्मदा नदी से रिलेटेड। यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन है, भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पर होता है? तो उसके एपी सेंटर पर होता है, अधिक केंद्र पर होता है, उद्गम केंद्र पर नहीं होता है। सबको लगेगा, आपको लगेगा कि उद्गम केंद्र पर होगा, लेकिन उद्गम केंद्र पर नहीं होता है। एपी सेंटर क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपकी ये अर्थ है, यहाँ से भूकंप उत्पन्न हुआ, तो जैसे ही जिस पॉइंट पर अर्थ पे पहुँचेगा उसी को एपी सेंटर कहते हैं। ये उद्गम केंद्र हो जाएगा, लेकिन इस पॉइंट पर जहाँ भूकंप फील किया जाएगा मनुष्य के द्वारा उसको एपी सेंटर कहते हैं, और यहीं पर सबसे ज़्यादा पोटेंशियल रहता है भूकंप का। नेक्स्ट देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन, कौन सा कथन सत्य है? करेक्ट स्टेटमेंट आपको फाइंड आउट करना है। परत अपरदन से गहरी नलियाँ बनती हैं, चीका मिट्टी में कण बहुत महीन होते हैं, काली मिट्टी को रूसी भाषा में चेरनोजम कहा जाता है, ज्वालामुखी क्रिया से बनने वाली मिट्टी ज्वालामुखी मिट्टी कहलाती है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको पूछा जा रहा है कौन सा कथन सत्य है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगर आपको कहीं पे लगता है कोई कन्फ्यूजन है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब हम 35 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कल्प डायनासोर के विलुप्त होने तथा फूलों की वनस्पति से या रेप्टाइल्स से वृद्धि से अधिक संबंधित है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिटेशियस काल। जो जुरैसिक काल है वो रिलेटेड है आपका डायनासोर से। तो ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भूपृष्ठ के निचले भाग के आधार पर भूकंपीय तरंगों की गति अचानक में वृद्धि हो जाती है। प्रवार कोड जिसको मेंटल भी कहा जाता है, सीमा निर्धारण मोह समता द्वारा होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम पहले ही आपको ऊपर के क्वेश्चन में बता चुके हैं, वहाँ से आप जाके इसको डिटेल में समझ सकते हैं और सारी कन्फ्यूजन को यहाँ पर ख़त्म कर सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स सारी कन्फ्यूजन आपकी ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उच्चावच प्रतिलोमन इंगित करता है। उच्चावच प्रतिलोमन क्या इंगित करता है? अपनत घाटी से। करेक्ट आंसर अपनत घाटी। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ द्वारा घिरे क्षेत्र हैं तो सतपुड़ा, अभी हमने आपको पिछले क्वेश्चन में समझाया हुआ है। पंचशील घाटी, अभी ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था, तो अफगानिस्तान करेक्ट आंसर हो जाएगा। आल्पस पर्वत मैटरहॉर्न एक उदाहरण है पिरामिडी शिखर का। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है जो कि पठारों की उत्पत्ति से संबंधित होती है? तो अपर्दन चक्र की देखिए 3 तो अपर्दन लिखे हुए हैं, जिससे कि उत्पत्ति, पठारों की उत्पत्ति तो दूर की बात है। यहाँ पर 4th आंसर है वो आपको करेक्ट होगा। 4th जो विकल्प है प्राचीन पर्वतों के पुनर्रिजुविनेशन से। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गोंडवाना लैंड के टूटने के क्रम में कौन सा प्रारंभ हुआ? तो ट्रायसिक काल प्रारंभ हुआ, ट्रायसिक इरा की इसमें उत्पत्ति हुई। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कौन अवसादी शैल का उदाहरण है? ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर, संगमरमर और बेसाल्ट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बलुआ पत्थर। जो संगमरमर है फ्रेंड्स ये कायांतरित का है, बलुआ पत्थर ये मार्बल जो बनता है वो कायांतरित का उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं, मोहो घनत्व की अनिरंतरता क्या है या फिर डिसकंटिन्यूटी क्या है, इंग्लिश में इसको कहते हैं। पृथ्वी की पटल में, वायुमंडल में या फिर महासागर में। तो अभी आपको जो हम ऊपर क्वेश्चन बताए वहाँ पर मोहो, रेप्टी, कॉनराइड इन सबको डिटेल में समझाए हैं। जो पृथ्वी की कौन है, जो कटाव है, उसको हम ठीक से समझाएं, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। फिलहाल करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए 45 नंबर क्वेश्चन, डंकन पैसेज किसके बीच स्थित है? यहाँ पर फ्रेंड्स डंकन पैसेज और एक पूछा जाता है 10 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है? तो डंकन पैसेज तो आप बता देते हैं कि दक्षिण और मध्य अटलांटिक अंडमान द्वीप समूह के बीच में स्थित है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा जाता है 10 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है? ये नया क्वेश्चन है, इसको बता देते हैं। तो 10 डिग्री चैनल जो है वो
अंडमान को निकोबार से अलग करता है। तो करेक्ट आंसर आपका अंडमान और निकोबार हो जाएगा, ये 10 डिग्री चंद्र को, इसको आप जरूर याद करके रखिएगा। 46 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, सैटरिंग या भंजन किससे संबंधित है? तो ये जाहिर सी बात है, वेरी इजी क्वेश्चन है। छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होने को सैटरिंग या भंजन कहा जाता है। विवर्तनिकी घाटी का स्पष्ट उदाहरण क्या है? तो विवर्तनिकी घाटी अभी हम आपको बताया कि अगर ये पर्वतों के निर्माण से संबंधित या पर्वतों से चलन से संबंधित, संचलन संबंधित जो क्रियाएं होती हैं उसको विवर्तनिकी संचलन से लिया जाता है। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, राइन घाटी। और राइन घाटी के बारे में बता दें कि ये वासजेस पर्वत और ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत के बीच में है राइन घाटी, वहाँ से राइन नदी भी निकलती है। तो करेक्ट आंसर राइन घाटी हो जाएगा। और ये वासजेस पर्वत और ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, ये दोनों ब्लॉक पर्वत के उदाहरण है, तो इसको भी आप याद करके रखिएगा। पृथ्वी के गिर्द चट्टानों के बाहरी परत को क्या कहा जाता है? तो परपटी कहा जाता है, भू परपटी कहा जाता है, मतलब पृथ्वी के ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? परपटी कहा जाता है। 49 नंबर का क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र कौन सा है? इस क्वेश्चन पर हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज धारवाड़ तंत्र। शीत आर्द्र प्रदेशों में अपक्षालन द्वारा कौन सी मृदा बनती है? तो आपका लेटराइट, चेरनोजम, पॉडजॉल्स और रेगुर कहते हैं इसको, ये रेगुर लिख देते हैं। तो करेक्ट इसमें आंसर हो जाएगा पॉडजॉल्स। थोड़ा सा पॉडजॉल्स के बारे में डिटेल कर देते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर पॉडजॉल में जो शंकुधारी वन होते हैं वो पाए जाते हैं, शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। पॉडजॉल्स, ये देखिए यहाँ शीत आर्द्र प्रदेश लिखा हुआ है, तो शीत का मतलब है कि वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा रहती है, मतलब कि रोशनी नहीं रहती है या फिर पानी भी कम बरसता है शीत की वजह से, तो सिलिका की मात्रा बढ़ जाती है मृदा में। सिलिका की मात्रा बढ़ जाने से फ्रेंड्स, और पानी न बरसने से, और क्या कहते हैं, इसी तरह की जो जलवायु कंडीशन होती है उसकी वजह से ह्यूमस की मात्रा भी उसमें बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, क्योंकि सिलिका टूट ही नहीं पाती है और जो पर्वतों या पत्तियां हैं या फिर अवसाद हैं उनका विघटन भी नहीं हो पाता है, इसलिए ह्यूमस की मात्रा बहुत ज़्यादा कम रहती है। जीवाणु भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का सेशन। यहाँ पर आपको एक लिंक दिख रही होगी https या फिर YouTube. ये स्मार्ट प्रेप विद मी, मेरे चैनल यूट्यूब चैनल की लिंक है, इस पर आप क्लिक करके प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। ज्योग्राफी के, मैपिंग के हमने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। हमने मैपिंग को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन सीरीज भी अपलोड किए हुए हैं, जिस पर हमने क्वेश्चन के थ्रू मैपिंग को सॉल्व किया है, मैपिंग को भी सॉल्व किया है, मैपिंग को ऐसे समझाया है कि आप यूपीएससी या फिर पीसीएस के एग्जाम को भी अच्छी तरीके से क्रैक कर सकते हैं। फ्रेंड्स हमारी मैपिंग की सीरीज देख के आप कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो कि मैपिंग की सीरीज देख के न सॉल्व कर पाएँ। सारे क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, चाहे टीजीटी, पीजीटी, नेट, चाहे जो एग्जाम हो, यहाँ तक कि एयू एंट्रेंस हो, बीएचयू एंट्रेंस हो, जेएनयू एंट्रेंस हो। जितना फ्रेंड्स हम पढ़ाते चल रहे हैं, अगर आप इसको कंफर्म करते हैं, याद करते हैं, कोई भी कन्फ्यूजन होती है हमें कमेंट सेक्शन में बताते हैं, और जितने ऑप्शन हैं उनको आप क्लियर करके रखते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम एक्सप्लेन कर भी चुके हैं, जो छोटे मोटे क्वेश्चन उनको एक्सप्लेन नहीं करते हैं, अदरवाइज टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो फ्रेंड्स इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर उसको तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हम प्रैक्टिस सेट 3 अपलोड करें तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो फ्रेंड्स जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 3 के साथ। तब तक आप इस वीडियो में बने रहिए, इस वीडियो को देखिए, नोट्स बनाइए, आगे बढ़िए, एग्जाम को क्रैक करिए, कंसंट्रेशन करिए, मेडिटेशन करिए। तो इस वीडियो को यहीं भी खत्म करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।